नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो वीडियो है ये टेस्ट पेपर 27 है और TGT PGT आर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा लक्ष्य है 148 फतह करना। अगर आप भी ऐसा लक्ष्य बना करके चल रहे हैं तो निश्चित रूप से आप पेन पेपर उठा के बैठ गए होंगे। बेटा ईमानदारी के साथ मेहनत करिएगा, निश्चित रूप से सिलेक्शन झक मार के पीछे आएगी, उसमें कोई डाउट्स नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत की है, उसके लिए पसीना बहाया है। हाँ, वैकेंसी थोड़ी सी कम है, इसलिए कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाने को उम्मीद है, इसलिए थोड़ा और आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आज के इस वीडियो में भी टेस्ट पेपर 27 में भी 20 क्वेश्चन समाहित किए गए हैं। सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आने की प्रबल संभावनाएं रखते हैं, इसीलिए इन्हें समाहित किया गया है। इन 20 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं, कमेंट के माध्यम से आपको ज़रूर बताना है कि कितने क्वेश्चन हमारे सही गए। आप अपना स्वमूल्यांकन ज़रूर करिएगा। स्वमूल्यांकन की विधि एक बार और बता दे रहे हैं। ऊपर ऐसे लिखिए टेस्ट पेपर 27, इस साइड में लिख लीजिए प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5 जो आपके प्रश्न हैं इस साइड में लिखिए। अपना उत्तर यहाँ लिखिएगा और हमारे द्वारा बताया गया उत्तर यहाँ लिखिएगा। उसके बाद दोनों कॉलम अलग करिएगा। आपको लगे प्रश्न पढ़ा आपने, आपको लगा इसका आंसर A है, दूसरा प्रश्न पढ़ा इसका आंसर B है, तीसरा प्रश्न पढ़ा इसका आंसर C है, चौथा प्रश्न पढ़ा आपने कहा इसका आंसर A है। इस टाइप से आप अपना उत्तर दीजिए। मैं साइड में कराता जाऊंगा। जैसे हमने पहले का कहा आंसर A है, दूसरे कहा C है, तीसरे कहा C है, चौथे कहा A है। इस टाइप में पूरा लिखते चले जाइएगा। लास्ट में आप देखिएगा कौन सा सही गया, कौन सा गलत गया। तो जो गलत गया इसे काटिएगा, सीधे क्वेश्चंस पे जाइएगा। वो क्वेश्चंस आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप उसे पढ़ लेते हैं तो अगली बार वो क्वेश्चन जब रिपीट होगा या कहीं मॉडल पेपर में या प्रैक्टिस पेपर में या टेस्ट पेपर में कहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से वो प्रश्न आपका सही हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ आप अपना स्वमूल्यांकन जरूर करिए। कुछ लोगों को होता क्या है कि ये मेरे द्वारा बताया गया आंसर्स नहीं लिखते हैं, वो एक साथ चलते हैं। इसी में अपना जैसे A लिखा, यहाँ पे B था, हमने C किया, बस इसे तुरंत काट के C, नहीं सर हम भी C लगा रहे थे। आगे बढ़ेंगे ऐसे कहीं और डाउट होगा वहाँ भी तुरंत काट के ऐसे कर देंगे, सर नहीं हम भी यही लगा रहे थे। तो वो अपने साथ विश्वासघात कर रहे हैं। आप अपना मूल्यांकन अभी कर रहे हैं ना, परीक्षार्थी आप खुद हैं और जो है मास्टर भी आप खुद हैं। आप मूल्यांकन भी कर रहे हैं और आप अपना टेस्ट भी खुद दे रहे हैं। तो अगर आप अपने साथ ईमानदारी नहीं दिखा पाएंगे तो सोचिए आप गोला भर के चले आए, पेपर हो गया, वहाँ तो ऑप्टिकल मार्क रीडर रीड करता है क्योंकि OMR होती है, OMR पे पूरी मशीन रीड करती है। उसमें तो कोई ये भेदभाव नहीं होगा, नहीं हम C लगा रहे थे, B लगा रहे थे। वो जितने आप सही किए होंगे उतना सही मानेगा, जितना गलत हुआ होगा उतना गलत मानेगा और सीधे आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे और कुछ होता ही नहीं है, बस केवल शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। सबसे हाईएस्ट नंबर किसका आया, सबसे लोएस्ट नंबर किसका आया, कितने नंबर किसके सही गए, सीधे सीधे स्कोर कार्ड मिलता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप अपना स्वमूल्यांकन करिएगा, थोड़ा मेहनत करिए। 1 घंटे अगर पढ़ रहे थे तो 2 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, 2 घंटे पढ़ रहे थे तो 3 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन हाँ, मेहनत करिए, ईमानदारी के साथ पढ़िए। जितना देर समझ में आए उतना देर पढ़िए। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं सर समझ में ही नहीं आता तो पढ़ें क्या। बेटा जो टॉपिक आपको समझ में आता हो, पूरा सिलेबस लंबा है। भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र, सिंधु घाटी सभ्यता, जोगी मारा, अजंता बाग बादामी, लोरा सित्तनवासल, भारतीय लघु चित्रकला, राजस्थानी शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली, बंगाल शैली, समसामयिक चित्रकार, कला के तत्व, बहुत लंबा सिलेबस है। इसमें से जो टॉपिक आपको समझ में आता है पहले वो पढ़िए। जहाँ आपका मन लगे पहले वो पढ़ना स्टार्ट करिए। उसे 1 घंटे पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, 2.5 घंटे पढ़िए। जब धीरे धीरे आज 1 घंटे पढ़ा, कल 1.5 घंटे पढ़िएगा, परसों 2 घंटे पढ़िएगा, नरसों 3 घंटे पढ़िएगा। साथ में ये आप पर डे 20 क्वेश्चंस ये दिमाग में बिठा लीजिए कि हमें 20 क्वेश्चंस पर डे रटना है, 20 क्वेश्चंस हमें लिखना है। तो अगर ये 20 क्वेश्चंस आपके पर डे तैयार होते चले गए तो 1800 क्वेश्चंस तो आपके ऐसे चुटकियों में तैयार हो जाएंगे। और रही बात इसकी तो आप निश्चित रूप से तैयारी स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो है एक भाव आएगा कि यार 4600 पे स्केल की जॉब है, पहले महीने में सैलरी आएगी तो लगभग 52,000 रुपये आएगी, 52,000। और एक प्रमोशन अगर हो गया मेरा तो यही 52,000 1 लाख से एबव चला जाएगा। बेटा 1 लाख से एबव निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप प्रमोशन पाएंगे। अगर आप B.Ed धारक हैं, MA किए हुए हैं तो आप सीधे इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल बनेंगे। आप देखते होंगे प्रिंसिपल की भर्ती कभी नहीं आई है, इस बार आने वाली थी 2000 पदों पे, वो भी नहीं आई। तो आप सीधे इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल बनेंगे।
बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होता है बेटा, हमने अपने आँखों से होते देखा है। ठीक है, अगर आप में योग्यता है, आपने परीक्षा पास की है, आपके पास जो है एडुकेशनल क्राइटेरिया है, निश्चित रूप से आप प्रिंसिपल बनेंगे। अब तो प्रमोशन के चक्कर में ही प्रिंसिपल हो जाते हैं लोग। एक बंदा रिटायर हुआ, दूसरा सीनियर है तो वो प्रिंसिपल होगा। आप देखते होंगे अपने आसपास के इंटर कॉलेज में यही हो रहा है। तो इसके लिए आप पढ़िए, इसके लिए। वैसे तो आप PCS की परीक्षा निकालेंगे तब जा कर के ग्रुप B की नौकरी पाएंगे, और यहाँ तो सीधे ग्रुप A की नौकरी आप पाएंगे, गैजेटेड ऑफिसर बनेंगे सीधे। ठीक है, राजपत्रित अधिकारी सीधे बनाए जाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग टेस्ट पेपर 27। बात करने को तो बहुत लंबी चौड़ी बातें हो सकती हैं, फ़िलहाल थोड़ा बहुत मोटिवेशन देना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कह रहे थे पढ़ाई मन नहीं लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट पेपर 27 का पहला क्वेश्चन है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन किस शहर में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कहाँ पे स्थित है बेटा? ऑप्शंस दिया गया मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, पटना। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो पालड़ी स्थान कहाँ पे है? पालड़ी में मूल रूप से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन स्थित है। पालड़ी गुजरात वाला बेल्ट होता है बेटा। अहमदाबाद राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर सी के साथ बन जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में कहा गया निम्न में से एक त्रयामी कला है। कौन सी त्रयामी कला होती है बेटा? काव्य कला, चित्रकला, लिपि कला, मूर्ति कला। तो बेटा त्रयामी कला मूर्ति कला को हम लोग मानते हैं, इसमें 3 आयामों का प्रयोग होता है। राइट आंसर सी के साथ दिखाई दे रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। पूछा गया कबीरदास ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया। बेटा कबीरदास का निर्वाण कहाँ होता है? वाराणसी में, गया में, सारनाथ में, मगहर में। बेटा कबीरदास बताओ पूरा जीवन जो है वाराणसी में रहे हैं, लेकिन जब निर्वाण प्राप्त हुआ तो ये मूल रूप से मगहर आ गए। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो है प्रचलित कथाएँ थी कि जो मगहर में मरेगा वो नरक जाएगा, और जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। तो कबीरदास जो है बहुत हठी स्वभाव के थे, ये तुरंत वहाँ से चले, अक्खड़ स्वभाव के थे, सीधे मगहर आए, और मगहर में इन्होंने जो है अपना अंतिम सांस लिया, यहीं पे अपना प्राण त्यागा। तो मूल रूप से क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, वनडे एंट्रेंस में भी पूछा जाता है, यहाँ भी पूछा गया क्वेश्चन से याद रखना है, PGT में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। पूछा गया गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है। बेटा गुप्त काल में क्या मुख्यतया विशेषता रही है? मूर्तिकला की, चित्रकला की, मंदिरों का निर्माण, या फिर काष्ठकला। बेटा गुप्त काल में जो है मंदिरों का निर्माण खूब हुआ है, तो राइट आंसर बी बनेगा। मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में ज़्यादा दिखाई देता है, यही इसकी सर्वप्रमुख विशेषता मानी जाती है। बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया चौक पूर्णा लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है। चौक पूर्णा लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है? उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की, या फिर गुजरात की। तो बेटा चौक पूरने की जो कला है वो उत्तर प्रदेश में पूजा जाता है। आप जानते होंगे आपके यहाँ जब कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है और पंडित जी आते हैं तो सबसे पहले चौक ही पूरते हैं। आप देखते होंगे चौक पूरना उसे कहा जाता है। सत्यनारायण व्रत की कथा होती है, उसमें भी चौक पूरा जाता है। और अब तो रंगोली भी उत्तर प्रदेश में बनने लगी है। आप देखते होंगे दीपावली के उत्सव पे रंगोली भी उत्तर प्रदेश में खूब बनने लगी है। तो चौक पूरना उत्तर प्रदेश की एक लोक चित्रण कलाएँ मानी जाती हैं। राइट आंसर ए के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। पूछ लिया गया लकड़ी तथा स्वान कलाकृति किसकी है। लकड़ी और स्वान किसकी है बेटा? सूजा की है, रजा की है, रामकिंकर वैज की है, या फिर सांखो चौधरी की है। तो लकड़ी और स्वान के लिए जो जिम्मेदार है बेटा वो रामकिंकर वैज है। राइट आंसर सी के साथ बन रहे हैं। रामकिंकर वैज इज़ द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चंस तो बहुत पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चंस बहुत विवादित रहा है, सूर्योदय का प्रभाव। इम्प्रेशन सनराइज सूर्योदय का प्रभाव जो है ये माने की कृति है बेटा। माने की कृति है, लेकिन बहुत जो है विवादित रहा है। माने ने तो ओलंपिया भी बनाया है, तृण पे भोजन भी बनाया है, सारे चित्रण जो है माने के हैं। लेकिन जो है सूर्योदय का प्रभाव इम्प्रेशन ऑफ सनराइज कई जगह गलत लिखा हुआ है। चाहे आप जो प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे कई जगह गलत पाएंगे आप। तो ये माने की संकरा है, ध्यान रखना है। मोने, जिन्हें हम लोग मोने के नाम से जानते हैं, मोने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछा गया बौद्ध भिक्षु किसमें रहा करते थे। तो बौद्ध भिक्षु जिसमें रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? विहार, मंडप, स्तूप, या फिर बस्तियाँ। तो बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान बेटा वर्तमान का विहार कहलाता है, और जिसमें पूजा करते थे उसे वो लोग स्तूप कहते थे। ठीक है, तो पूजा का स्थान स्तूप होता था। बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे? तो बिहार में रहा करते थे। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है।
प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। पूछा गया नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ पैदा हुए बेटा? गुजरात में, बंगाल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में। नंदलाल बसु का जो जन्म है बेटा वो मूल रूप से कहाँ पे हुआ है? बिहार में हुआ है, मुंगेर बिहार। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया बाटिक पेंटिंग किया जाता है। बाटिक पेंटिंग कैसे किया जाता है बेटा? कपड़ों पे, कागज़ पे, दीवार पे या फिर चेहरे पे? तो बाटिक पेंटिंग की जो कला है बेटा वो कपड़ों पे करने की कला है। राइट आंसर कपड़े ही बनेंगे, ए इज़ द राइट आंसर बन रहा है कपड़ों पर, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। पूछा गया मेघदूत कुमार संभव किसकी रचना है? मेघदूत कुमार संभव किसकी रचना है? दांडी की, बाणभट्ट की, भवभूति की या फिर कालिदास की? तो मेघदूत कुमार संभव किसकी रचना मानी जाती है बेटा? कालिदास की मानी जाती है, बाबा कालिदास राइट आंसर बनेंगे, डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। पूछा गया है भावेश सान्याल कौन थे? भावेश सान्याल कौन थे? चित्रकार, छापाकार, मूर्तिकार, छायाकार। कल हमने अभी इसका सुपर फास्ट रिवीजन करवाया था और इसमें ये क्वेश्चन सीधे सीधे समाहित था। तो भावेश सान्याल का जो संबंध है बेटा एज ए चित्रकार के रूप में है, पेंटर के रूप में है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। पूछा गया ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला कौन सी है? ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला कौन सी है? बाउल डांस है, विजूका है, उमर खैयम है या फिर ययाति है? तो ए रामचंद्रन की अच्छी चित्र श्रृंखला जो मानी जाती है बेटा वो ययाति मानी जाती है, ययाति। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, ययाति इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। अच्छा ग्वेर्निका को किसने बनाया था बेटा? बहुत महत्वपूर्ण है, मैड्रिड स्पेन में ग्वेर्निका रखी हुई है। पिकासो की अच्छी रचना मानी जाती है, पिकासो की। क्वेश्चंस आएगा आगे, हो सकता है इसी में आए, हो सकता है अगले टेस्ट में आए। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछा गया कार्नेटिक मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं कौन? कार्नेटिक मूर्ति शिल्प के लिए कौन जाने जाते हैं? नागजी पटेल, अर्जुन प्रजापति, कोनही रमन या फिर अंकित पटेल? तो बेटा काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए कौन ज़्यादा विख्यात है? तो वो विख्यात हैं अंकित पटेल जी। काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए अंकित पटेल जी ज़्यादा फेमस हैं। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहे हैं, डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। पूछा गया अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? यक्षिणी, डेविड, क्लाउड गेट या फिर बुद्ध? तो अनीस कपूर जो अच्छी रचना मानी जाती है बेटा वो क्लाउड गेट मानी जाती है। क्लाउड गेट को जो है अनीस कपूर ने ही लिखा है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 में पूछा गया है भारत में समीक्षावाद किसने एस्टेब्लिश किया है? भारत में समीक्षावाद किसने स्थापित किया है? आर.एस. बिष्ट ने, जी.बी. लाल ने, एम.एच. अंसारी ने या फिर आर.सी. शुक्ला ने? तो भारत में समीक्षावाद को एस्टेब्लिश करने का काम आर.सी. शुक्ला, रामचंद्र शुक्ल का रहा है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन ये छपा है बेटा, हल्के मत लीजिएगा, क्वेश्चन छपे हैं। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछा गया है द स्टूडियो का कलाकार कौन था? द स्टूडियो को किसने बनाया? ऑप्शंस में है कुर्बे, डेविड, पिकासो, माने। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? द स्टूडियो को बनाने का जो काम रहा है बेटा वो पाब्लो पिकासो का रहा है। पिकासो की ही ग्वेर्निका भी है, याद रखना है, पिकासो की ग्वेर्निका भी है, पिकासो की द स्टूडियो भी है। द स्टूडियो किसने बनाया है? पिकासो ने ही बनाया है। अच्छी रचनाएँ हैं पिकासो की, इसलिए फेमस हैं। अभिनयों की स्त्री भी मूल रूप से किसने बनाया है? ये भी लगभग पिकासो ने ही बनाया है। तो अभिनयों की स्त्री मूल रूप से किसने बनाया? ये भी पिकासो की रचना है। प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 में पूछा गया पेंटर ऑफ सीरीज किसकी कृति है? मोने की है, माने की है, रेनवार की है या फिर डेंगा की है? बेटा पेंटर ऑफ सीरीज को किसने बनाया है? क्लॉड मेने ने बनाया है। राइट आंसर जो है किसके साथ बनेगा? तो क्लाइड मीने बनेंगे यानी मोने बनेंगे, क्लाइड मोने। राइट आंसर जो है ए के साथ बन जा रहा है। पेंटर ऑफ सीरीज मोने की है, मोने, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 में कहा गया है गोथिक कला का प्रधान केंद्र रहता है, क्या रहता है? इटली, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस। बेटा गोथिक कला जो मुख्य रूप से कांचों पे ज़्यादा काम करती है, ये कहाँ मुख्य केंद्र इसका एस्टेब्लिश था? तो बेटा ये इटली में मूल रूप से एस्टेब्लिश था, इटली से ही प्रारंभ होती है, इटली राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया राजा रवि वर्मा जाने जाते थे, किसके लिए जाने जाते थे? वास पेंटिंग के लिए, जल रंग पेंटिंग के लिए, टेम्परा पेंटिंग के लिए या फिर तैल रंग पेंटिंग के लिए? राजा रवि वर्मा कैसे जाने जाते थे बेटा? तो राजा रवि वर्मा आप जानते हैं तैल रंग पेंटिंग के लिए फेमस हैं, तैल रंग पेंटिंग, डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर।
लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, प्रसिद्ध रचना ब्रज प्रेमी द ट्री लवर किसकी रचना है? असित कुमार हल्दर की, विनोद बिहारी मुखर्जी की, एम एफ हुसैन की, या फिर अकबर पदम शाही की? तो ब्रज प्रेमी यानी ट्री लवर किसकी रचना मानी जाती है बेटा? विनोद बिहारी मुखर्जी की अच्छी रचना मानी जाती है। विनोद बिहारी मुखर्जी, राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। तो कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ सही गए हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज़ हैं कि जो है नंबर नहीं बताया जाता है, हमें जो है पेड कोर्स लेना है उसका नंबर नहीं पता है। तो बेटा नंबर है 7380464607। इस पर आप इंट्री TGT आर्ट लिख करके भेजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। फीस में अभी भी डिस्काउंट काबिज है, आप डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।